नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। आंदोलन तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन केंद्र की सरकार ने कृषि के 3 नए कानून के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और इस कोरोना की आड़ के अंदर इस बीमारी का बहाना लेकर के जहां लोगों को लगातार डराया जा रहा था, वहीं केंद्र की सरकार में बैठे लोग जो है कैसे इस किसान को कमजोर किया जाए, कैसे इस किसान की जमीन को कॉर्पोरेट हाउस के बड़े बड़े घरानों को उसका मालिक बनाया जाए, किसान को जमीन बेचने पर मजबूर किया जाए। इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर रहे थे और अध्यादेश जारी करके 3 कृषि के नए कानून बने, इसकी मोहर राष्ट्रपति से लगवाई। उन दिनों में बड़ौदा का उपचुनाव की चर्चा चल रही थी और मैं लगातार बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोगों से संपर्क कर रहा था। जैसे वो अध्यादेश आया था, मैंने उस अध्यादेश के अंदर जो 3 कृषि के कानून बनाए गए थे, उन तीनों के बारे में जो कृषि के ज्ञाता थे, जो इसको जानते थे, जो वकील थे, उन सबको उसकी कापियां भेज करके पूछा था कि इन कानूनों से किसान का फायदा होगा, नुकसान होगा। जब उन लोगों ने उनको बारीकी से उसको देखा, उसकी जांच करी, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि इन कानूनों की वजह से आने वाले समय में किसान जो है अपनी जमीन से मोहताज हो जाएगा। किसान को जमीन बेचनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी जो अपनी मनमर्जी के रेट लगा करके किसान की फसल को खरीदेगी। ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने उसी वक्त पार्टी की मीटिंग बुलाई और पार्टी की मीटिंग बुला करके उस मीटिंग में यह फैसला किया कि हम इन तीनों कृषि के काले कानून जो बनने जा रहे हैं आने वाले समय में, उसका न केवल विरोध करेंगे बल्कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि ये कानून बनाने की बजाय इनको निरस्त किया जाए, इनको रद्द किया जाए और एमएसपी का कानून बनाया जाए ताकि किसान जो है खुशहाल हो सके। और हमने उसके अंदर एक लाइन और जोड़ी थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था देश के लोगों के साथ, अगर बीजेपी देश में सत्ता में आ गई तो हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने वायदा यह भी किया था कि किसान की फसल का जो लागत मूल्य है, जो खर्चा है उसका, उससे उसको 50% ज्यादा देंगे, मालो माल कर देंगे। कहा तो ये भी था कि कर्जा भी माफ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वायदा पूरा करने की बजाय इस तरह के कानून बना करके उस देश को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए। हमने मांग करी थी कि अपने किए हुए वायदों को पूरा करे, ये कृषि के कानून खत्म करे। हमने तो सबसे पहले इसका विरोध किया। जब हमने अपने लेवल पे इसका विरोध किया, वहीं पंजाब के किसान ने उसी वक्त अपने प्रदेश के अंदर जो केंद्र की सरकार की तरफ से रेल के मार्ग थे वो सारे बंद कर दिए। वहां उन्होंने सारे टोल जो है वो फ्री करा दिए। रिलायंस कंपनी के जो बड़े बड़े मॉल थे, जो पंप थे, उनको बंद करा दिया।
उन्होंने उस आंदोलन को आज से करीब 7 महीने पहले शुरू कर दिया था। 3 महीने अपने प्रदेश में लड़ाई लड़ते लड़ते उन लोगों ने यह फैसला कर लिया कि अब तो दिल्ली कूच करना पड़ेगा, देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। जहां हमारी प्रदेश की सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदा दिए, जहां कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, जहां तारें बिछा दी, जहां उन्होंने बड़े बड़े कैंटर जो है ला करके ये खड़े कर दिए। लेकिन जब पंजाब का किसान हमारे प्रदेश में प्रवेश कर रहा था तो हरियाणा के किसानों ने उनकी खुल करके मदद करी और सरकार की जितनी वादाएं थी वो सारी खत्म करके दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के बैठ गए। आज 4 महीना 1 दिन हो गया बैठे हुए, जहां केंद्र की सरकार को किसान की बात को मान करके अपना वायदा पूरा करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि इस किसान को कितने दिन इस तरह की लड़ाई लड़ेगा। शायद उसको इस बात का पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कोई आंदोलन किया ही नहीं, कभी कोई लड़ाई लड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने तो केवल कैसे लोगों को आपस में लड़ाया जाए इसके लिए योजनाएं बनाई। इन आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो हिंदू और मुसलमान के नाम का नारा देकर के सत्ता में आया। आखिर में जब मैं आने लगा तो कुछ एमएलए कटाक्ष कर रहे थे जब मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, जब मुझे स्पीकर बारी बारी टोकने लग गया कि आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो मैंने कहा मुझे एक आखिरी बात कहनी है और आखिरी बात कह करके मैं उनका इसको खत्म कर दूंगा। मैंने उस वक्त एक ही बात कही थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोग जो है अर्धनंगन होकर के और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार से मांग करते थे कि एमएसपी लागू करो। उस वक्त ये बात कहते थे कि गेहूं का दाम जो कम है इसको बढ़ाओ। साइकिलों पे जाकर के प्रदेश भर में प्रचार करते थे, फिर अर्धनंगर होकर की कमी निकाल करके धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। मैं बोला आज तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि जिस चीज की तुम डिमांड करते थे उसको पूरा करो, और हम उतारेंगे। उसकी शुरुआत होगी कि नहीं होगी? अबोर का एक एमएलए था पंजाब का, बीजेपी का, मलोट में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं अपना पार्टी का पक्ष रख रहा था। वहां किसान इकट्ठे हो गए और किसानों ने इकट्ठे होकर के जब उसका विरोध किया तो पुलिस उसके बचाव में आई। जानबूझ करके कैसे माहौल को खराब किया जाए इसके लिए बीजेपी ने ये शरारतें शुरू करी। माहौल खराब करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने भी उनको सबक सिखाने के लिए उसके कपड़े उतार के नंगा करके उसको वहां से निकालने का काम किया। हमारे स्टॉल पे कोई बीजेपी जेजेपी का एमएलए आ जाए, क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो, कर दोगे इस काम में? मेरे इस्तीफे की बात चल रही थी। इस्तीफा क्यों दिया इसका भी मैं तुम्हें खुल करके बताना चाहूंगा। जब मैंने ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो कैसे इस आंदोलन को ताकत मिले, कैसे इस आंदोलन में और ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो, इसके लिए मैंने प्रदेश भर से ट्रैक्टर यात्रा शुरू करी थी। सबसे पहले सरसा से ट्रैक्टर लेकर के चला था और सरसा से लेकर के आपके टीकरी के बॉर्डर तक हजारों ट्रैक्टरों का काफिला लेकर के आया था। उसका मकसद केवल एक था मेरा, उसमें मेरा मकसद ये नहीं था कि कहीं मैं अपनी राजनीति को चमकाने का काम करूं। मेरा मकसद ये था
कि जब बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला जाएगा तो जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते में जो भी कोई किसान का हमदर्द होगा वो इस आंदोलन को ताकत देने का काम करेगा। पहले सरसा से चला था, उसके बाद फिर कालका से चला, कालका से फिर सिंगू के बॉर्डर पे आया था, फिर दोबारा अम्बाड़ा से चल करके ये बीच का रास्ता अख्तियार करके फिर सिंगू बॉर्डर पे आया था, फिर उसके बाद ट्रैक्टर लेकर के तो शाम से चल करके भिवानी अपने रिवाड़ी गया था, ताकि सारे हरियाणा से यात्रा जाए, लोगों के अंदर इस बात को लेकर के उस आंदोलन के प्रति और ज्यादा उनकी ताकत बढ़ने का काम करें। जहां ये सारी ट्रैक्टर यात्राएं करी वहां मुझे जगह जगह पे जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे उन्होंने मेरे से मिलकर के बात करी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आपको चौधरी देवीलाल की तरह कोई पहल करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि समय आने दो, इसके लिए मुझे जो भी कोई फैसला लेना होगा मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और जब मैं टिकरी के बॉर्डर पे पहुंचा तो बहुत सारे किसान नेताओं ने मुझे आकर के कहा कि आपने कोई फैसला लिया, कुछ तय किया? मैंने कहा मैंने फैसला ले लिया। मैंने तो फैसला उस दिन ले लिया था जिस दिन विधानसभा के अंदर कृषि के इन तीनों काले कानूनों के ऊपर सरकार मोल लगा रही थी, सरकार इनको ठीक बता रही थी। मैंने उसी दिन यह तय कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसमें किसान के खिलाफ कोई कानून पास किया जाए। मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने 26 जनवरी का ऐलान कर रखा है कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मैंने कहा 26 जनवरी तक अगर केंद्र की सरकार ने कोई फैसला किसान के हक का नहीं किया तो 27 को इस्तीफा दे दूंगा। मैंने जब उनको बता दिया और प्रेस के लोग वहां खड़े थे, जब उन्होंने ये सारी बात लिखी तो लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी थी। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये तो ड्रामे हैं। और 26 तारीख को जब तिरंगे के अपमान की बात को लेकर के टेलीविजन के अंदर भाजपा के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, उस आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए, कमजोर करने की कोशिश करी, तो मेरे पास 26 की रात को भी 27 को सुबह भी बहुत सारे फोन आए और बहुत सारे फोन कांग्रेस के साथियों के भी आए। बहुत सारे फोन जो है मेरे पास बीजेपी के नेताओं ने दूसरों से कह के करवाए। मेरे पास चौधरी रणजीत सिंह का फोन भी आया। वो कहने लगे कि अब तो आंदोलन जो है बदनाम हो गया था, अब तो कमजोर पड़ गया था, अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, तेरे इस्तीफे का कोई मायना नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा, मैं बोला मेरे इस्तीफे से आंदोलन फिर जोर पकड़ जाएगा। वो कहने लगे वो कैसे होगा? मैं बोला तुम जिसको बदनाम करना चाहते हो उसका असली चेहरा कल शाम तक साफ हो जाएगा। और मैंने 27 को जब इस्तीफा दे दिया, उसके साथ साथ जब जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे थे उनके चेहरे सामने आ गए, आम आदमी को ये पता लग गया कि तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा का षड्यंत्र था, तो आंदोलन अपने आप दोबारा फिर से खड़ा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया खड़ा? उसके बाद शिकायत वाला मामला हो गया था, उसके बाद तो और जोर पकड़ गया था। और अब तो ऐसी हालत में आंदोलन है जो जिस आंदोलन को ये कहते थे पहले सरकार में बैठे लोग कि खालिस्तानियों का है, जिस आंदोलन को कहते थे ये तो उग्रवादियों का है, अलगाववादियों का है, जिसमें कहते थे ये तो चाइना का सपोर्टेड है, और जिसको ये कहते थे ये सरदारों का है, अब तो ये सारे देश का दुनिया का हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो बंगाल के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब इनकी आंख खुलेगी, तब इनको एहसास होगा कि आंदोलन जो है आम आदमी का है। ये आंदोलन किसी राजनीतिक का दल का नहीं, ये आंदोलन किसी नेता का नहीं,
इस आंदोलन में तो हर व्यक्ति अपने आप जुड़ गया। अब तो सारा दिन और तो कोई चर्चा ही नहीं है स्वयं इस बात के आंदोलन को लेकर के।